हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन के यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप में आप सभी का वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम 9th 10th फिजिक्स के लिए हीट चैप्टर करने जा रहे हैं। 9th में डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्जाम में ये टॉपिक होता है। और अगर आप देखें तो इसी टॉपिक को हम 10th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में भी पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस एक लेक्चर से हीट के पूरे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने में सक्सेसफुल होंगे। और ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी हीट या कैलोरीमेट्री का बेसिक पक्का करने के लिए जेई और नीट के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। और इसके पीडीएफ नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और ऐप में इस वीडियो के नीचे आपके 9th स्टैंडर्ड के 9th बूस्टर कोर्स के अंडर आपको मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो लाइक करना है, ऐप भी इंस्टॉल करा है कि नहीं ये देख लेना है और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीट क्या होता है। हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे सिर्फ याद नहीं करना है, इसे समझ लेना है। अब हीट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि हीट में एनर्जी होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और एनर्जी क्या कर सकती है, हमने एनर्जी को बचपन में डिफाइन किया है। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनर्जी में। तो एनर्जी किसी भी टाइप की हो, अलग अलग टाइप की एनर्जी हम पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप के हम एनर्जी देखते हैं। लेकिन एनर्जी किसी भी टाइप की हो वो वर्क डन कर सकती है, इसलिए उसमें एक कैपेसिटी होती है वर्क करने की। इसका मतलब हीट भी क्या करेगा, हीट कुछ ना कुछ वर्क करेगा। हीट की वजह से हम हीट इंजन भी रन करते हैं। हीट की वजह से हम प्रेशर कुकर भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम किसी गर्म चीज को अगर छू लेते हैं, टच करते हैं, तो हमें वो हॉट फील होता है। लेकिन हम आइस को टच करते हैं तो वो हमें कोल्ड फील होता है। इसका मतलब इसमें हमें जो सेंसेशन मिलता है कोल्डनेस और हॉटनेस का, वो हीट की वजह से मिलता है। अब हमें ये देखना है कि जो हीट होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, हॉटनेस और कोल्डनेस ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं। ये हीट एनर्जी इज फ्लोइंग इनटू आवर बॉडी और आउट ऑफ इट, ये हम कहते हैं। मतलब अगर हमारे बॉडी में अगर बाहर से कुछ हीट आती है तो हमारी बॉडी हॉट बनने लगेगी। जैसे हम समर वेकेशन में या समर सीजन में देखते हैं कि हमें जो ज्यादा गर्मी होती है वो हॉटनेस की वजह से होती है। इसका मतलब हमारी बॉडी हीट को अंदर एब्जॉर्ब करती है। और इसमें क्या होता है, जब विंटर सीजन आता है या सब जगह पे ठंडी होती है, तब हम देखते हैं कि उस ठंड में क्या होता है कि हमारे बॉडी से हीट बाहर निकलने जाती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये काम करता है। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में जो होती है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी बॉडी में देखना है आपको टोटल सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। देखिए, एनर्जी अगर वर्क कर सकती है, इसका मतलब है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी तभी वो वर्क कर पाएगी। ठीक है, मान ले हमारे पास ये कोई एक बॉक्स है यहाँ पे पड़ा हुआ, और आपने इधर से कोई एनर्जी दी है। ये एनर्जी अगर अगर काइनेटिक होगी, मतलब उसके मोशन की वजह से आई हुई अ, अगर वो एनर्जी होगी, तो वो क्या करेगी, इस बॉक्स को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकेगी, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारी पूरी बॉडी में, किसी भी बॉडी में, हमारी बॉडी यानी कोई भी बॉडी लीजिए आप, किसी भी बॉडी में जो सम हम लेंगे, सम ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी एनर्जी की सम को ही हम हमारी बॉडी की या किसी भी बॉडी की टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हीट जो होती है, तो हमें ये तो पता चल गया हीट क्या है। हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये नोट्स आपको बाद में लिखने हैं। उसके बाद ये सेंसेशन देती है हमें, सेंसेशन ऑफ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। ये दोनों भी काम हीट की वजह से होते हैं।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हमें देखना है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर होता क्या है, इससे पहले काम करेंगे हम हीट के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ हीट क्या होगा, ऐसा यूनिट देख रहे हैं हम। तो जो यूनिट ऑफ हीट होता है, अब हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका एनर्जी का यूनिट जूल है, इसलिए वर्क का भी यूनिट जूल है। और हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए हीट का यूनिट भी वर्क और एनर्जी का ही यूनिट होगा। तो इसका जो यूनिट है वो होता है जूल। और ये कौन सा यूनिट है बेटा, ये है एसआई यूनिट। ओके, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ये होता है। लेकिन इसका जो एक मोस्ट कॉमन यूनिट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम जो कॉमन यूनिट यूज करते हैं वो एक्चुअली हम हमारी बॉडी में, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो हीट है वो कैलोरी में कैलकुलेट करके बताते हैं। वो हमसे कहते हैं कि कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, इसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर बराबर मेंटेन होगा, और उसकी वजह से आपका फैटनेस वगैरह कम होगा, कोई डिसीजेस आपको नहीं होंगे। इसका मतलब जो कॉमन यूनिट होता है हीट का, कॉमन यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा यूनिट हम जूल लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में, लेकिन हम इसे कैलोरी में कॉमन यूनिट की तरह यूज करते हैं। तो हमें एक एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो जूल है और ये कैलोरी है, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों भी एक ही क्वांटिटी के यूनिट है। तो हमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि एक जूल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4.18 कैलोरी, सॉरी 1 कैलोरी जो होती है वो 1 कैलोरी जो होती है वो 4.18, या हम इसे अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के बराबर भी रख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब इसका जो बिगर यूनिट होता है, बिगर यूनिट इससे बड़ा, तो बिगर यूनिट ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, किलो कैलोरी होना चाहिए। ठीक है, किलो कैलोरी होना चाहिए। किलो का मतलब 1000 होता है, मतलब 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 किलो कैलोरी को हम KCAL लिखेंगे। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, अब हमें तो पता था एक कैलोरी कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल थी। तो इसे हम किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से यानी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितनी जूल बनेगी, 4.2 इंटू 10 रेस टू 3 जूल इतनी बनेगी। तो ये जानकारी हो गई हीट के बारे में। ठीक है, तो हीट इतना इतना काम कर सकती है। अब इसके बाद, एक मिनट, इसके बाद अगर हमें देखना है तो टेम्परेचर के बारे में हम बात करेंगे। हम जितनी भी हीट पढ़ते हैं तो वो हीट हमें मेजर तो करनी होगी, कितनी हीट बाहर निकली, कैसे निकली, तो ये हमें कौन बताएगा। हीट का जो अमाउंट होता है उसे अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमें एक नए यूनिट की जरूरत होगी। तो हीट को मेजर करने वाला यूनिट ही होता है टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में चलिए क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टेम्परेचर इज मीजर। ठीक है, इट्स अ मीजर ऑफ, इट इज द measure of डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ हीट। मतलब अब डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादा या कम। हीट अगर ज्यादा है तो हम उसे हॉटनेस कहेंगे, कम है तो उसे हम कोल्डनेस कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो हीट का डिग्री होता है, मतलब हीट का जो अमाउंट होता है, हीट ज्यादा हो गई या कम हो गई, ये हमें जो मेजरमेंट बताता है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर। तो ये एक टेम्परेचर है जो हमें टेल्स अबाउट, ये हमें किसके बारे में बताता है या ये मेजर करता है, टेल्स अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा। तो हमारी जो बॉडी होती है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देखना है। ये अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में लोअर टेम्परेचर में होगी तो हम कहेंगे हमें अब सराउंडिंग में कोल्डनेस है। हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो हॉटनेस होता है। तो टेम्परेचर और हीट में आपको फर्क समझना चाहिए। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और हीट को कैलकुलेट करने के लिए हम टेम्परेचर का यूनिट यूज करते हैं। अब हम
ये जो टेम्परेचर होते हैं इसका भी यूनिट होना चाहिए। तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो अलग अलग होता है स्केल के हिसाब से। तो हमें काम करेंगे यहाँ पे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर अब पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि इसमें डिग्री सेल्सियस एक होता है, हम टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री में ही देखते हैं बहुत सारा। डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और कौन सा होता है? मुझे लगता है और एक होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। और उसके बाद और एक होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन। अब ये अलग अलग हमारे पास क्या है, इससे भी और कुछ हो सकते हैं, लेकिन अब हम ये बेसिक वाले देख रहे हैं। और एक भी होता है, आपको अगर उसका नाम पता है तो, रूमर। रूमर भी एक होता है। रूमर भी एक स्केल होता है। तो सेल्सियस एक स्केल है, उसके बाद फ़ारेनहीट एक स्केल है, केल्विन एक स्केल है, रूमर एक स्केल है। अलग अलग स्केल होते हैं, हम हमारा भी स्केल बना सकते हैं। इसके बारे में आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। तो डिग्री सेल्सियस, जिसे हम डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टर जो हमारा टेम्परेचर, अगर हमें बुखार आता है, हम सिक होते हैं, तो डॉक्टर जो हमारा टेम्परेचर मेजर करता है वो फ़ारेनहीट में होता है। अगर हमसे कहते हो 102 इसका टेम्परेचर है, इसका मतलब वो 102 डिग्री नहीं होता है, सेल्सियस नहीं होता है, वो फ़ारेनहीट में होता है। इसके बाद है केल्विन। केल्विन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। अगर हम जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम केल्विन यूनिट में लेकर करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें डिग्री नहीं लिखते हम, इसे सिर्फ के से दिखाते हैं, केल्विन। और ये होता है डिग्री आर, मीन्स डिग्री रूमर। अब ये जो हर टाइप का जो टेम्परेचर स्केल होता है, अब स्केल है, मान लो ये एक स्केल है, तो स्केल में एक लोअर पॉइंट होगा, एक सबसे लार्जर या अपर पॉइंट होगा। तो इसमें हम इसे कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP। और एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, एक लोअर फिक्स पॉइंट, एक अपर फिक्स पॉइंट, ऐसे इसमें दो पॉइंट होते हैं। तो हर एक हर एक स्केल का खुद का एक लोअर पॉइंट है और खुद का एक अपर पॉइंट है। तो जैसे अगर हम डिग्री सेल्सियस, उसके बाद ले डिग्री फ़ारेनहीट, ओके, उसके बाद ले डिग्री र्यूमर, और हमारा केल्विन, इसमें हम क्या करेंगे, हर एक का लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। लोअर मतलब ये कम से कम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है। सेल्सियस में कम से कम 0 डिग्री होता है, ठीक है। और अपर होता है उसका 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस ये होता है अपर फिक्स पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस होता है लोअर फिक्स पॉइंट। उसके बाद फ़ारेनहीट में जो लोअर होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, ठीक है। और अपर आपको पता है 212 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। र्यूमर में लोअर होता है 0 डिग्री र्यूमर, और उसके बाद होता है 80 डिग्री र्यूमर। हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। केल्विन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। केल्विन को हम 273 अप्रॉक्स मानते हैं, एक्चुअली वो हम 273.15 इतना लेते हैं केल्विन, इसे डिग्री नहीं बताएंगे, केल्विन। और ये होता है 373.15 केल्विन। तो आपको सभी के लोअर फिक्स और अपर फिक्स पॉइंट, ये तीनों के तो ध्यान में होने ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट, ये हर एक स्केल को दूसरे स्केल में अगर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको अगर समझ गया तो आप किसी भी स्केल के लिए उसका फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। तो हमें एक काम करना होता है, फॉर्मूला में होता है रीडिंग ऑन एनी स्केल, जो आपको चाहिए वो लेंगे हम। मतलब अगर मुझे सेल्सियस चाहिए तो मैं यहाँ पे C लिखूंगा, जो चाहिए वहां पे लिखूंगा। उसमें से हम माइनस करेंगे उसका लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है।
फिर डिवाइड करेंगे। देखिए बहुत इजी होता है। अपर फिक्स पॉइंट, फिर माइनस करेंगे लोअर फिक्स पॉइंट। बस इस तरह से हम ये सब को कन्वर्ट कर सकते हैं। रीडिंग जिस स्केल पे चाहिए वो लेंगे, उसका नाम माइनस एल एफ पी डिवाइडेड बाई यू एफ पी माइनस एल एफ पी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। सेल्सियस टू फ़ारेनहीट अगर हमें जाना है, C2F जाना है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहीट। मान ले हमें किसका निकालना है, ये दोनों में से अगर रिलेशन निकालना है तो रिलेशन निकालेंगे, दोनों को इसी फॉर्म में रखेंगे और इक्वल कर देंगे। तो देखिए, क्योंकि एक ही स्केल दोनों में इक्वल देखना है ना हमें, ओके, एक ही टेम्परेचर को अलग अलग स्केल पे देखना है। तो रीडिंग देखेंगे सेल्सियस। अब देखिए सेल्सियस है एनी स्केल, मान ले ये सी है, माइनस सी का लोअर पॉइंट कितना था, अभी हमने देखा था 0, और अपर है 100। तो एक काम करेंगे, सी माइनस 0 अपर माइनस 0, ये हो गया सेल्सियस में। उसको इक्वल रखना है, अब किस में करना है, फ़ारेनहीट में। हम सब में करके देख सकते हैं, चलो फ़ारेनहीट में करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ फ़ारेनहीट। देखिए फ़ारेनहीट का लोअर कितना है, फ़ारेनहीट का लोअर 32 है और अपर 212 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ माइनस 32 और यहाँ पे लिखेंगे 212 माइनस 32। बस अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो इक्वेशन की तरह, तो आपको सेल्सियस और फ़ारेनहीट इनका रिलेशन मिल जाएगा। जैसे अब ये तो -0 हो रहा है, तो ये C/100 बनेगा, और यहाँ से F माइनस 32, और यहाँ से देखिए 0, ये बनेगा 180। ठीक है, ये बनेगा 180। अब आपको सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है, ये 0 इस 0 से कैंसिल कर दीजिए, इसे 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 2 9 जा, तो यहाँ से ये कितना मिलेगा, C/5, और इधर F माइनस 32 अपॉन 9। अगर हमें सिर्फ C निकालना है तो C इज इक्वल टू, हमें पता है हम C कैसे निकालते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स F माइनस 32 क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसे 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 9 ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप एक काम करोगे कि F माइनस 32 को अगर हम 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेल्सियस हम फ़ारेनहीट से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप आराम से देख सकते हो। इसके लिए हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, तो लेकिन ये पार्ट होना चाहिए। अगर आपको F2C जाना है, ठीक है, ये सी था, चलो सी, ये F2C था ऊपर का। अब C2F जाना है, मतलब हमें C पता है, F निकालना है, तो भी हम इसी को यूज करेंगे। और ये देखिए C/5 F माइनस 32/9। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा 9C, इधर से बनेगा 5F माइनस 5 इंटू 32, ये कितना होता है 160। क्लियर है। अब देखिए, अगर मुझे निकालना है F, तो मैं पहले F को यहाँ पे ले लूंगा, 160 को इधर भेजूंगा, 9C प्लस 160 इज इक्वल टू 5F। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, F इज इक्वल टू 9C प्लस 160 अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे, तो F बनेगा 9/5C प्लस, इसे अगर आप डिवाइड करते हो तो 32। तो इस तरह से आप सेल्सियस और फ़ारेनहीट के रिलेशन को देख सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है और आपको LFP और UFP अच्छी तरह से पता है, तो आप किसी भी स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब ये हो गया हमारा हीट के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब हमें देखना है कि हीट में एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट, ऑलरेडी आपने इसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा है। अब लैटेंट लैटेंट हीट में जो ये लैटेंट वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब होता है हिडन। ठीक है, हिडन। अब ये हिडन है, ये हमें दिखती नहीं है, ये हीट है। अगर हम लैटेंट हीट को कैलकुलेट करना चाहे तो हमें टेम्परेचर देखना पड़ेगा, और इस टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर हमें कब यूज होता है या लैटेंट हीट कब होती है, तो ये हमें देखना है। लैटेंट हीट LH जो होती है इज यूज्ड और एक्सपीरियंस्ड
experienced during change in states, change in states of matter। ठीक है, कोई भी मैटर जब अपनी स्टेट चेंज करता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाता है, तब उसमें ये चेंज इन स्टेट के लिए जो हीट लगती है उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। अब आप देखिए, मान ले हमारे पास एक आइस क्यूब है, एक आइस है, इस आइस क्यूब को हमने हीट दी, ठीक है, तो इसका पहले क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर बनेगा एक टेम्परेचर के बाद। फिर वाटर को हमने हीट कंटिन्यू देना स्टार्ट किया, तब यहाँ पे उसका गैस बनेगा। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर कन्वर्ट होगा गैस में, मतलब वो बनेगा स्टीम में, ठीक है, उसकी भाप बनेगी। तो यहाँ से हम देखते हैं स्टीम यहाँ तक। अब इसको हम एक ग्राफ पे देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। लैटेंट हीट में, लैटेंट हीट में मान ले हमारा कोई जो टेम्परेचर है, अब ये इसे हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर यहाँ पे है, ये हीट है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 2 3, ऐसा करते करते हम चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक यहाँ पे आइस है। अब आइस को हम क्या करेंगे, आइस को अगर हम गर्म करेंगे या उसे हम हीट देंगे, तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा और उसका वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप क्या होता है। उससे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर। अब मैं ये डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूँ, और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। ये जो टाइम होता है मान ली वो मिनट्स में हो। अब देखिए इसमें हम कुछ समय लेंगे, जैसे 0 मिनट्स, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट, 8 मिनट एंड सो ऑन, चलता जाएगा। अब ये जीरो लेते हैं, जीरो के बाद चलिए मान लेते हैं हम 100 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे चलो मान ले 50 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले आइस का जो मेल्टिंग है वो स्टार्ट होगा, और ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब हम देखेंगे आइस अब आएगा वाटर में। मान ले इसके लिए वो कुछ यहाँ पे 1 मिनट उसने लिया, 1 मिनट के बाद मान ले आइस का टेम्परेचर बढ़ता गया, समय बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये जीरो के नीचे था ना आइस, मतलब ये निगेटिव टेम्परेचर में था, आइस प्लस वाटर, इस तरह से आप देख लीजिए। अब आइस क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे वो मेल्ट हो गया, 0 डिग्री पे मेल्ट हो गया। अब ये मेल्टिंग होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे उसका वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये टेम्परेचर हमें 0 डिग्री ही दिखाता है। तो हमने जो हीट दी है वो कहाँ गई, यही होती है लैटेंट हीट। क्योंकि पूरा आइस वाटर में मेल्ट होने तक, पूरा आइस वाटर में मेल्ट होने तक हमारा ये जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा, वो आपको 0 डिग्री ही दिखाएगा। मतलब कुछ समय के लिए मान लो वो हमें 4 सेकेंड्स तक वो हमें क्या करता है, 0 डिग्री ही दिखाता है। तो ये जो फ्लैट कर्व है यहाँ पे, ये जो फ्लैट लाइन है, एक्स एक्सिस को पैरेलल जो लाइन है, वो हमें बता रही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो वो कहाँ गया, वो हीट एनर्जी कहाँ गई, वो हीट एनर्जी गई टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब पूरा वाटर हो जाएगा, आइस से कन्वर्ट होके पूरा वाटर बनेगा। तो फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, तब हमें फिर से हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, फिर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है, ये हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, ओके। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, फिर तो वाटर जो है, अब वाटर का क्या होना स्टार्ट होगा, वेपर। तो वेपराइजेशन होगा, यहाँ पे फ्यूजन हो गया। ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें जो अ, छुपी हुई हीट एनर्जी थी वो थी लैटेंट हीट, कौन सी वाली, फ्यूजन की। फ्यूजन वाली कौन सी होती है, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ तक 100 डिग्री होने के बाद अब वाटर कन्वर्ट होना
स्टार्ट करेगा स्टीम में या गैस में। लेकिन फिर वही बात है, जब तक पूरा वाटर टेम्परेचर बढ़ते हुए गैस में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, हमारी ये जो टेम्परेचर वाली लाइन है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज ही नहीं होगी। मान ली इसके लिए इसने कुछ समय लिया, अब इसके बाद जब पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये पूरा स्टीम बन के फिर वो नए स्टेट में जा सकता है, आगे की स्टेट्स में। तो यहाँ में ये जो हीट थी, ये जो हीट हमने यहाँ पे देखी है, या ये जो लैटेंट हीट है, ये कौन सी है? ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर की तरफ वो बढ़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हीट होती है, ये हीट क्या करती है, हमें दिखती नहीं है, इसीलिए इसका नाम है लैटेंट हीट। तो ये टेम्परेचर यूज होता है, ये हीट यूज होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मुझे लगता है आपको ये अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लैटेंट हीट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे देख ली है। अब हम देखेंगे, अब हम हीट पे इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर स्केल कैसे चेंज होते हैं, हीट कौन कौन से टाइप की होती है, ये सब हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए क्या होता है, मान ले हमारे पास कोई आयरन बॉल है, ठीक है, मान ले उसके बाद कोई एल्यूमिनियम का बॉल है, ये मेटल है ना सब, एल्यूमिनियम का बॉल है, एक आयरन का बॉल है, और मान ले अलग अलग तरह के हम बॉल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, आयरन का है, या एल्यूमिनियम के जगह चलो हम क्या करते हैं, कॉपर का बॉल लेते हैं, कॉपर का बॉल है। और तीसरा मान ले लीड, लीड का हमने एक बॉल लिया है। अब ये जो अलग अलग तीन हमारे पास जो बॉल है, ये बॉल को अगर हम क्या करेंगे, हीट देंगे और उसका टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है, आपको एक इसे वैक्स पे रखते हैं और उसे टेम्परेचर, अगर हम सबको कुछ टेम्परेचर देते हैं, सेम टेम्परेचर देते हैं या सेम हीट देते हैं, इसका सेम टेम्परेचर हो गया, और इसे हमने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड इन वैक्स। ठीक है, वैक्स में, मेन कहते हैं हम उसे, वैक्स में अगर हम रखते हैं, मान ले ये वैक्स का लेयर है, मान ले ये पूरा वैक्स है, और हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले आयरन बॉल रखा, सब सेम साइज के हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जो आयरन बॉल है आपके पास, ये जो आयरन बॉल है, ये अब क्या होगा, वैक्स को मेल्ट करते हुए अंदर आएगा। ये अंदर आते आते यहाँ तक आ गया, सब में जो हीट मिली है वो सेम है, सबको जो हीट मिली है वो सेम है। मतलब उसने, उस बॉल ने उसका इतना लेयर कवर कर लिया। अब मान ले ये जो दूसरा बॉल है, दूसरा बॉल है, ये मान ले कौन सा, ये आयरन का था ना, ये आयरन का था, मान ले ये कॉपर का है। ठीक है, ये कॉपर का है। अब ये जो कॉपर का बॉल है, ये जब हम यहाँ पे रखेंगे, इसका एक टेम्परेचर है, ये गर्म है, तो ये भी अंदर आना स्टार्ट करेगा, और मान ले यहाँ तक ही आ गया। इसका टेम्परेचर तो उतना ही था जितना आयरन बॉल का था, लेकिन इसने वैक्स में इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया, इतना ही वैक्स वो मेल्ट कर पाया। ठीक है, और ये जो हमारा तीसरा बॉल था वो कौन सा था, लीड का, लीड वाला जो बॉल था उसका भी उतना ही टेम्परेचर था, वो यहाँ तक ही आ सके। अब देखिए, इससे आप एक बात समझ सकते हो कि ये सबको हमने सेम हीट दी थी, सेम टेम्परेचर मीन्स सेम हीट दी थी। चलो मैं यहाँ पे हीट लिखता हूँ, मतलब इसको जितनी हीट मिली उतनी इन दोनों को मिली। तो ये वैक्स में सेम डिस्टेंस कवर करना यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये अलग अलग डिस्टेंस पे चले गए, ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया। तो ये जो पूरा वैक्स का एक स्लैब था मान लीजिए, तो ये सभी बॉल अलग अलग डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हुए अंदर गए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन है, हमने सबको हीट सेम दी, लेकिन सबकी हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। अब आयरन सबसे ज्यादा अंदर गया, इसका मतलब क्या है, आयरन ने सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर बढ़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो स्पेसिफिक हीट क्या बताती है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू गेन
हम ये कह सकते हैं needed to raise the temperature of 1 kg mass। अब ये मान ले सब 1 kg के हैं, ये सबका मास भी सेम है, 1 kg मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सबकी हीट कैपेसिटी अलग अलग थी, इसलिए सभी का मास सेम था, लेकिन सभी ने हीट अलग अलग एब्जॉर्ब की है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, HSC कहूंगा मैं इसे। ये क्या होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, मैटर हो, ऑब्जेक्ट हो, कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस which need or needs amount of energy, to raise the temperature of 1 kg mass by 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब सबकी, आयरन की जो स्पेसिफिक हीट है वो कॉपर से ज्यादा है, और कॉपर की है लीड से ज्यादा। इसलिए हम देखते हैं कि ये अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। अब ये जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हम क्या करते हैं, एस या स्मॉल सी लेटर से दिखाते हैं। तो इसे हम दिखाते हैं स्मॉल एस लेटर से। ओके, तो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो, एक इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे देखेंगे अब लास्ट। देखिए, ये जो स्पेसिफिक हीट होती है, अब हीट को हम क्या करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये 3 चीजों पे डिपेंड होती है। कौन से आपने कितना मास यूज किया है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। अब देखिए, मास बढ़ गया तो हीट ज्यादा लेगी। ओके, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे। उसी के साथ, मास के साथ और क्या लगेगा, जितना समय आप उसे हीट दोगे, मतलब वो टाइम पे भी डिपेंड है। अब टाइम के साथ चेंज इन टाइम, ओके, क्यू इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम भी है। और किस पे डिपेंड है, उस मास के स्पेसिफिक हीट पे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट पे। तो कभी भी हम हीट अगर किसी ऑब्जेक्ट की कितनी उसने गेन की है या कितनी लॉस की है, कितनी लूज की है, वो जब जब हम निकालते हैं तब हम वो क्यू इन 3 फैक्टर्स पे निकालते हैं। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस पे। तो यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम एक साथ लिखे तो आज से आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, Q इज इक्वल टू MS∆T, MS∆T। ठीक है, यही क्या होती है, हीट हीट gained और lost by a body। कोई भी बॉडी जितनी हीट गेन करती है या जितनी लूज करती है वो होती है M × S × ΔT, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टाइम। आई होप आपको क्लियर है। यहां से ही एक लास्ट पार्ट आता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक हीट चैप्टर में एक थ्योरी है, साइंस की एक ब्रांच है जो हीट या स्पेसिफिक हीट के स्टडी पर काम करती है, उसकी स्टडी करती है। तो हमें यही देखना है, ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। देखिए, हीट हीट लूज बाय और हीट लॉस्ट बाय, हम करेंगे हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। हॉट बॉडी क्या करती है, अपनी हीट बाहर डिसिपेट करती है, बाहर छोड़ती है, लूज करती है। वो जितनी हीट लूज करेगी उतनी ही हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं अगर इसने MS∆T हीट लूज की है तो उतनी ही हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब इस पे हम कुछ सवाल करेंगे कल के वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ हम 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, होप्स एपैरेटस कैसे काम करता है वो एक देखेंगे, उसके नेचर में क्या एप्लीकेशन होते हैं वो देखेंगे, और एक रीजलेशन की कॉन्सेप्ट होती है वो भी हम देखेंगे और कुछ सवाल करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक, लिंक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करना है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।